हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल द साइंस पेपर ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इससे पहले क्लास में हमने बताया था आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ठीक है, और बोला था लास्ट में कि इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। एक तो लिंक रिएक्शन के बारे में आप लोग को बताएंगे और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रेब्स साइकिल के बारे में आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन इट। तो गाइस, ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था? ग्लाइकोलाइसिस में कोई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आया था। मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या मोस्ट फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? ग्लूकोज होता है। आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। तो ग्लूकोज एंटर करता है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज दो मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाता है। ठीक है, तो पायरुविक एसिड का क्या होगा, क्या भविष्य होगा, ये डिपेंड करता है उसके सेलुलर नीड पे डिपेंड करता है और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन पे भी डिपेंड करता है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो कौन सा रेस्पिरेशन होगा? ऑफ कोर्स एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो हम लोग आज एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि अगर पायरुविक एसिड बना जो आपको साइटोप्लाज्म में बना था और साइटोप्लाज्म में बनने के बाद ये पायरुविक एसिड इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इंटर करता है और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एसिटाइल कोएंजाइम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे में एंटर करता है जिसको सबसे पहले हैंस क्रेब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसको एलुसिडेट किए थे, हैंस क्रेब। इसीलिए इस पाथवेज को हम लोग बोलते हैं क्रेब साइकिल बोलते हैं। ठीक है, और चूंकि इसमें सबसे मोस्ट स्टेबल जो पहला प्रोडक्ट बनता है इस साइकिल में वो साइट्रिक एसिड बनता है जिसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो इस साइकिल में पूरा हम लोग एक बार पहले एंजाइम के बारे में स्टडी कर लेते हैं, कौन कौन सा एंजाइम कहाँ पे इन्वॉल्व है। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में, आज के ही वीडियो में नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर स्टडी करेंगे कहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है, कहाँ पे एनएडीएच का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और कहाँ पे CO2 निकला है। ठीक है, सारी चीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो अलर्ट गाइस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लिंक रिएक्शन के बारे में। इसमें क्या होता है, पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में और इसमें जो कार्बन का नंबर होता है वो 2 कार्बन होता है और पायरुविक एसिड में कितना कार्बन होता है? 3 कार्बन होता है। तो आपको पता चल रहा होगा कि अगर एक पायरुविक एसिड अगर एक एसिटाइल कोएंजाइम में ए में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ सी तो यहाँ पे क्या हुआ, रिमूव हुआ है ना। तो कार्बन जो रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। और यहाँ पे एंजाइम का कौन सा एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट हुआ है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसके एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए और थियामिन पायरोफॉस्फेट जो एक कोएंजाइम्स है ये भी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे और क्या नीडेड होता है? तो एक और कोएंजाइम्स नीडेड होता है, NAD+ चाहिए और इसको कोएंजाइम ए चाहिए। तो पायरुविक एसिड जो है एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बाहर आ जाता है और फर्दर वो जो वो कंबाइन करता है कोएंजाइम ए के साथ और एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करता है और NAD+ जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आपको NADH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है तो आपको एक NADH बनाएगा और चूंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है तो यहाँ पे कितना बनेगा? टोटल 2 NADH बनेगा। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको लिंक रिएक्शन खत्म हो जाता है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। तो यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये जो पायरुविक एसिड है कहाँ से बना है? एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाया था ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में। और हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड का क्या हुआ? तो ये पायरुविक एसिड आपको कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एंड सेवरल कोएंजाइम्स इंक्लूडिंग कोएंजाइम ए एंड NAD+, जहाँ पे NAD+ जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है NADH में और कोएंजाइम इसके साथ कंबाइन करके आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए बना देता है जो 2 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं हम। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है इसका कंडेंसेशन होता है ऑक्जेलो एसिटेट के साथ या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बोलो, एनसीईआरटी में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड लिखा है या ऑक्जेलो एसिटेट जो है वो आपको एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ और वाटर के साथ, और यहाँ पे वाटर भी आता है तो एसिटाइल कोएंजाइम का कंडेंसेशन होता है ऑक्जेलो एसिटेट और वाटर के साथ। ठीक है, ऐसे बोलो ऑक्जेलो एसिटेट का कंडेंसेशन होता है विद एसिटाइल कोएंजाइम एंड वाटर के साथ और इन प्रेजेंस ऑफ साइट्रेट सिंथेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है साइट्रेट में जो साइट्रिक एसिड है। और चूंकि इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट जो इस पूरा पाथवे में जो पहला प्रोडक्ट बनता है
मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो पहला बनता है इस पाथवेज में उसको हम बोलते हैं साइट्रिक एसिड, जिसमें 3 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है. सो दैट्स व्हाई दिस पाथवेज इज आल्सो कॉल्ड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. ओके, अब देखिए यहाँ पे तो एसिटाइल को एंजाइम कंबाइन किया आपको ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, साइट्रेट सिंथेज एंजाइम के परिणाम साइट्रिक एसिड बनाया. ठीक है, अब इस साइट्रिक एसिड में कितना कार्बन होगा, तो ये जो ऑक्सैलो एसीटेट होता है इसमें आपको 4 कार्बन होता है. 4 कार्बन है इसमें, और इसमें आपको कितना कार्बन है, 2 कार्बन है. 4 और 2 कार्बन कंबाइन करेगा तो कितना कार्बन हो जाएगा, 6. इसका मतलब साइट्रिक एसिड में आपको कितना कार्बन होंगे, ऑफकोर्स 6 कार्बन होंगे. तो यहाँ पे 6 कार्बन है इसमें. ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, ये कोएंजाइम यहाँ से निकल जाता है, कोएंजाइम यहाँ से निकल जाता है. अभी जो साइट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है आपको सिस एकोनिटेट में, फिर सिस एकोनिटेट कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसाइट्रेट में, और फिर आइसोसाइट्रेट कन्वर्ट होगा ऑक्सैलोसैक्सिनेट में. इसी तरीके से फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है. फिर ऑक्सैलो एसीटेट का क्या होता है, रीजनरेशन होता है. अगर ऑक्सैलो एसीटेट का रीजनरेशन नहीं होगा तो ये पाथवे कंटिन्यू तो चलता नहीं रहेगा ना. हमारे बॉडी में इस पाथवे को कंटिन्यू चलना चाहिए, तभी तो हमको एनर्जी मिलेगा. ठीक है, तो इसका रीजनरेशन एक महत्वपूर्ण स्टेप्स होता है इसका रीजनरेशन ऑक्सैलो एसीटेट का. सो इसका रीजनरेशन हो जाता है फर्दर, और इस पूरा क्रम में क्या होता है, आपको एटीपी और एनएडीएच और एफएडीएच2 का फॉर्मेशन होता है. वो कहाँ कहाँ होता है हम लोग देखेंगे. अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि हम बहुत सारे को क्या कर दिए हैं, इसको हम लोग बॉक्स के अंदर में कर दिए हैं, बहुत सारे कंपाउंड को बॉक्स के अंदर में कर दिए हैं, बट 2 कंपाउंड को बॉक्स के अंदर में नहीं किए. क्यों? ऑफकोर्स यहाँ पे कोई साइंस नहीं है. यहाँ पे बस ये है कि एनसीईआरटी में जो है, एनसीईआरटी में जितने कंपाउंड का नाम दे दिया है, क्रेब साइकिल्स में जो भी इन्वॉल्व कंपाउंड है उसका नाम दे दिया, उस सबको मैंने बॉक्स के अंदर में कर दिया है. साइट्रेट दिया हुआ है, आइसोसाइट्रेट दिया हुआ है, अल्फा कार्बोग्लूटरेट दिया हुआ है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में भी दिया हुआ है, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट और ऑक्सैलो एसीटेट दिया हुआ है. बस ये दोनों का नेम नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए इसको हम बाहर में रखा हूँ. ठीक है, और कोई इसमें साइंटिफिक, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग साइट्रेट बना लिए थे. साइट्रेट 6 कार्बन का कंपाउंड होता है. ये एकोनिटेज एंजाइम के प्रेजेंस में सिस एकोनिटेट में कन्वर्ट हो जाता है. फिर सिस एकोनिटेट जो है एकोनिटेज एंजाइम के प्रेजेंस में आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है. एनसीईआरटी बस ये लिखा है कि साइट्रेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा केटोग्लूटरेट एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम में, मतलब फॉलोड बाय 2 स्टेप्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन. यहाँ पे देखो आप, जब आइसोसाइट्रेट कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोसैक्सिनेट में, तो यहाँ पे जो एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट हुआ आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज का हुआ है. ठीक है, और फिर ऑक्सैलोसैक्सिनेट कन्वर्ट हो रहा है अल्फा ग्लूटरेट में, तो यहाँ पे जो एंजाइम है डीकार्बोक्सिलेज है. अब देखिए यहाँ पे 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी आपको 6 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकलता है इन प्रेजेंस ऑफ डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम. इसका मतलब अल्फा केटोग्लूटरेट जो कंपाउंड होगा ये कितना कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, तो इसमें आपको 5 कार्बन का ये कंपाउंड होता है. ठीक है, और फिर अल्फा केटोग्लूटरेट जो होता है, कीटोग्लूटरेट जो कन्वर्ट होता है फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम में, तो यहाँ पे भी एक CO2 मॉलिक्यूल निकल जाता है, और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम A का यूज होता है. ठीक है, और ये कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम में, तो इसमें 5 कार्बन था, तो यहाँ पे कितना कार्बन होगा, तो यहाँ पे आपको 4 कार्बन होता है. ठीक है, और फिर ये उसके बाद कार्बन का नंबर डिक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि सक्सिनाइल कोएंजाइम फर्दर कन्वर्ट क्या चीज में हो जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट में. बाय सेवरल स्टेप्स के द्वारा क्या होता है, ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है. तो देखियो, तो फ्रेंड्स एक तो आपको डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकला है. ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आपको यहाँ पे निकल रहा है, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 यहाँ पे निकल रहा है. ठीक है, पाइरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड था. ठीक है, उसका तीनों का तीनों CO2 क्या हुआ, बाहर, तीनों का तीनों कार्बन का क्या हुआ, यहाँ पे रिमूव हो चुका है. ओके, उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम में जो है वो थियोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है, और फ्यूमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है, और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो ये सारे एंजाइम्स के बारे में हम लोग स्टडी किया. ठीक है, अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आता है कि इस क्रेब साइकिल में जितना एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे देख रहे हो जितना एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट है, सारा एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट वन एंजाइम जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होगा. दैट एंजाइम इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. सो दैट्स व्हाई इस एंजाइम को हम लोग मार्कर एंजाइम बोलते हैं ऑफ क्रेब साइकिल, मार्कर एंजाइम ऑफ
Krebs cycle because this enzyme is present in the inner membrane of the mitochondria. नहीं तो सारा एंजाइम्स आपको प्रेजेंट होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। चलिए, तो हम लोगों ने एंजाइम के बारे में सारा डिस्कस कर लिया, कैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज किया, फिर कैसे डिक्रीज किया है, वो सब मैंने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं एनर्जी के फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स NADH, FADH2 और ATP का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा तो अभी देखा ही नहीं हम। चलिए, तो इस पूरा स्टेप्स में फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स का कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो डिहाइड्रोजिनेज एक आपको यहाँ पे लग रहा है कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट है, और यहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, यहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट हुआ, और यहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो जहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट हुआ है वहाँ पे आपको एनर्जी इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन होता है, रेडॉक्स कोफैक्टर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो जैसे आइसोसाइटेट डिहाइड्रोजिनेज है तो यहाँ पे NAD प्लस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। यहाँ पे भी डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का यूज हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे भी जो है आपको NAD प्लस है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपको NADH में कन्वर्ट होगा। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे आपको एक अदर एनर्जी इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन होता है, FAD प्लस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आपको FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और एक डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे भी आपको NAD प्लस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NADH प्लस H प्लस में। तो आपको चार ऐसा जगह है जहाँ पे आपको एनर्जी इक्विवेलेंट का फॉर्मेशन हुआ है। एक आपको जब आइसोसाइट्रेट से ऑक्सैलोसक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तब एक NADH का फॉर्मेशन हुआ है। जब अल्फा केटोग्लूटरेट कन्वर्ट होता है सक्सिनेल कोएंजाइम में तब एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH का फॉर्मेशन हुआ है। और जब सक्सिनेट फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है तब यहाँ पे एक FADH2 बना है, और जब मैलेट कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में तो यहाँ पे एक NADH का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो, बट ATP का फॉर्मेशन पूरा स्टेप्स में एक ही जगह होता है, वो यहाँ पे जब सक्सिनेल कोएंजाइम में सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ थियोकाइनेज एंजाइम, तो यहाँ पे जो है GTP तो GTP जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आपको JTP में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर GTP फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा आपको ATP में। ठीक है, GTP जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ कंबाइन करेगा, वो कन्वर्ट GTP में, फिर GTP फर्दर कन्वर्ट हो जाता है ATP में। तो इस पूरा प्रोसेस में आपको पता चल रहा होगा एक ही ऐसा स्टेप्स है जहाँ पे डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ ATP हुआ है, और जहाँ पे डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ ATP होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो दिस स्टेप इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। यहाँ पे जब सक्सिनेल कोएंजाइम में सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन हुआ है, सो दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। नहीं तो यहाँ पे आप फर्दर देख सकते हो आप, अगर हम यहाँ पे एक एसिटाइल कोएंजाइम में अगर एक बार एंटर करता है साइकिल में, ठीक है, तो अगर एक एसिटाइल कोएंजाइम एंटर किया है ठीक है, यहाँ पे फर्दर यहाँ पे जो है आपको सक्सिनेल कोएंजाइम सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ATP का तो फॉर्मेशन होगा ही, फर्दर सक्सिनेल कोएंजाइम सक्सिनेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसका जो कोएंजाइम होता है यहाँ पे क्या हो जाता है, वो कोएंजाइम भी क्या होगा यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ अगर एसिटाइल कोएंजाइम इस क्रेब्स साइकिल में एंटर कर रहा है यहाँ पे, तो आपको कितना NADH का फॉर्मेशन हो रहा है बताइए गाइस। तो एक आपको यहाँ पे एक NADH का फॉर्मेशन हुआ है, एक NADH का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, एक NADH का फॉर्मेशन हुआ है, इसका मतलब 3 मॉलिक्यूल ऑफ NADH का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक FADH2 का फॉर्मेशन हुआ है और एक ATP का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो एक एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर कर रहा है तो 3 NADH, एक FADH2 और एक ATP का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन से आपको कैसे यहाँ पे पूछा जाता है। आपको ये तो पता चल रहा होगा कि अगर एक क्रेब्स साइकिल पूरा चलेगा तो उसके लिए एक एसिटाइल कोएंजाइम एंटर करेगा, तो एक NADH आपको 3 ATP दे सकता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ऑफ कोर्स यहाँ पे नहीं देगा, और एक FADH2 आपको 2 ATP देगा, और एक ATP 3 2 5 एक 6 ATP, मतलब 6 ATP आपको एक से
एक NADH 3 ATP देगा ना, तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक NADH 3 ATP दे सकता है, यहाँ पे 3 NADH तो 9 ATP हो जाएगा। 9 2 और 1 कितना हो जाएगा, 12 ATP। ओके, तो अगर एक एसिटाइल कोएंजाइम में इंटर कर रहा है यहाँ पे आपको क्रेब्स साइकिल में, तो टोटल आपको 12 ATP बन रहा है, 12 ATP। अब बताइए, एक पाइरुविक एसिड, अगर एक पाइरुविक, हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चंस गिवन होगा कि एक पाइरुविक एसिड है से आपको टोटल कितना एटीपी बनेगा। तो एक पाइरुविक एसिड जो है पहले कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम में, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH बनेगा। एक पाइरुविक एसिड अगर यहाँ पे रहता तो एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH बनता है, यहाँ पे एक NADH यहाँ हो जाता, फिर एक पाइरुविक एसिड से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता, और फर्दर स्टेप्स तो ये हो जाता ना। तो अगर यहाँ पे पाइरुविक एसिड से पूछता कि अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड है तो क्या होगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड से क्या होता है, आपको 4 मॉलिक्यूल ऑफ NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन हो जाता, और एक FADH2 बनता, और आपको एक ATP बनता। तो टोटल ATP कितना हो जाता, 4 3 यहाँ पे 12 हो गया, 15 ATP हो जाता, 15 ATP। इसका मतलब अगर एक पाइरुविक एसिड से कितना ATP बनेगा, 15 ATP। एक एसिटाइल कोएंजाइम से कितना ATP बनेगा, 12 ATP। अब आपको क्वेश्चन ये गिवन होगा कि अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंटर कर रहा है एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंटर किया है, ठीक है, तो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में, तो कितना मॉलिक्यूल बनाया होगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड बनाया होगा। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड, ओके, या एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है तो जितना मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड बनाया है ना, उससे टोटल कितना एटीपी हो सकता है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपको 2 पाइरुविक एसिड बनाएगा, और एक पाइरुविक एसिड 15 एटीपी है, तो 2 पाइरुविक एसिड रहता, कितना एटीपी हो जाता, 30 एटीपी हो जाता। इसका मतलब आपको 2 पाइरुविक एसिड से आपको 30 ATP हो जाता। ओके, अब क्वेश्चन ये गिवन होगा कि आपको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का अगर एरोबिक ऑक्सीडेशन हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, तो टोटल कितना एटीपी बनेगा। तो यहां से आपको पता चल रहा है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पाइरुविक एसिड बनेगा, तो फर्दर स्टेप यही है, तो आपको 30 ATP बनेगा। प्लस ग्लाइकोलाइसिस में भी तो ATP बना था, कितना बना था टोटल, 8 ATP। इसका मतलब अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो आपको 38 ATP, कहीं पे 36 ATP भी गिवन हो सकता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कुछ पाथवे जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट 36 और 38 ATP, अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो 36 और 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये आपको, आई होप कि आपको ATP के कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, लिंक रिएक्शन और आपको क्रेब्स साइकिल्स, ये अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो आपको ATP का फॉर्मेशन कितना होना है, क्या दिया है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर आपको ये सब अच्छे से पता है तो आप आराम से बना सकते हो क्वेश्चंस। ओके, एक क्वेश्चन और आपके सामने में रखते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछ देता है एग्जामिनर कि अगर एक सुक्रोज मॉलिक्यूल होता, अगर एक सुक्रोज मॉलिक्यूल्स का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना है एक सुक्रोज मॉलिक्यूल का, तो टोटल कितना ATP का फॉर्मेशन हो सकता है, बताइए। तो आपको पता है सुक्रोज जो है वो कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का पाथवे सेम होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ऑनवर्ड से क्या होता है, दोनों का पाथवे सेम है। तो सुक्रोज एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, तो जितना कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में जितना मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनेगा, उतना ही ATP आपको फ्रक्टोज का भी, अगर एक मॉलिक्यूल का पूरा कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो उतना ही ATP बनेगा। यहाँ से कितना हो सकता है आपको, अगर 36 ATP यहाँ पे लेते तो 36 एक इससे भी 36, टोटल कितना हो जाता है, 72 ATP हो जाता। इसका मतलब अगर एक सुक्रोज मॉलिक्यूल अगर का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना है तो कितना ATP बनेगा, 72 ATP बनेगा। अगर 38 ATP लेके चलो तो कितना हो जाता, 76 ATP हो जाता, ठीक है। ये पूरा पाथवे है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि NADH का फॉर्मेशन तो हुआ है, ठीक है, FADH2 का भी फॉर्मेशन हुआ है, बट ATP तो दिख रहा है कि यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हुआ, बट NADH और FADH2 कैसे ATP में कन्वर्ट होता है वो आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छे से पढ़ोगे तब समझ में आएगा, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।